और यह शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुई। इस बगावत में सबसे पहले इन संगठन के 200 सैनिकों ने, जो एक सशस्त्र सेना के रूप में काम करते थे, अंग्रेजों के चर्च पर धावा बोला और वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मार डाला। उसके बाद इन्होंने पटना के कोषागार पर कब्जा कर लिया और उसके बाद इन्होंने टेलर के घर को भी आग लगा दी। टेलर किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागा। टेलर की सुरक्षा के लिए वहाँ पर उसने सिख सेना बुलाई। सिख सेना पटना के नज़दीक दानापुर में रहा करती थी। सिख रेजिमेंट की एक बड़ी टुकड़ी दानापुर में उस समय तैनात थी। उस टुकड़ी से 400 सिखों को भेजा गया टेलर की मदद करने के लिए। जैसे ही ये टुकड़ी शहर में पहुंची तो इस टुकड़ी के खिलाफ पटना नगर के नागरिकों ने बहुत आक्रोश प्रदर्शित किया। इस टुकड़ी के सिखों ने सबसे पहले ये तय किया कि वो पटना नगर में जो गुरुद्वारा साहिब है, जो सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ पर जाकर मत्था टेका जाए। तो मत्था टेकने के लिए ये सारे के सारे सिख सैनिक कतारबद्ध होकर गुरुद्वारे की तरफ चलने लगे। रास्ते में इन सिखों को देखने के लिए किनारे किनारे हजारों लोग इकट्ठे हुए। पटना के नागरिकों को जब ये पता चला कि ये सिख दानापुर से बुलाए गए हैं और क्रांतिकारियों पर हमला करने के लिए और क्रांतिकारियों के संगठन को ख़त्म करने के लिए, तो पटना नगर के नागरिकों में आक्रोश चरम पर पहुंच गया। सड़क के दोनों किनारे खड़े हुए नागरिक इन सिखों को गालियां दे रहे थे और इनको गुरु गोविंद सिंह की याद दिला रहे थे, महाराजा रणजीत सिंह की याद दिला रहे थे, सिख धर्म के तमाम गुरुओं की याद दिला रहे थे और इनको प्रेरित कर रहे थे कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दें, विद्रोह कर दें और क्रांतिकारियों का साथ दें। लेकिन ये सभी सिख सैनिक अपने अंग्रेज अधिकारियों के प्रति बहुत स्वामी भक्ति से भरे हुए थे। अतः इन सैनिकों के कानों पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही ये सैनिक गुरुद्वारे के नज़दीक पहुँचे और इन्होंने मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में प्रवेश करने का कोशिश किया, तो उसी समय गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथियों ने द्वार पर आकर इनको कड़ी फटकार लगाई और ग्रंथियों ने दरवाजे पर आकर इनको ललकारा कि क्या तुम सच्चे सिख हो, क्या तुम सच्चे बादशाह को माने वाहे गुरु को मानते हो, क्या तुम गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों का, महाराजा रणजीत सिंह के आदर्शों का पालन करते हो, जिन्होंने अपने स्वदेश और स्वधर्म के लिए सब कुछ गंवाया, क्या तुम सिख धर्म की ऊंची परंपराओं का पालन करते हो? अगर तुम पालन करते हो ये सब सिख धर्म की ऊंची परंपराओं का, तो हम तुमको मत्था तभी टेकने देंगे जब तुम अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संकल्प करो और भारत देश के क्रांतिकारियों का सहयोग करो। लेकिन ये सिख सैनिक वहाँ बुत बने खड़े रहे, सिर झुकाए ये सब सुनते रहे, ग्रंथियों की गालियाँ भी सुनते रहे, नागरिकों की गालियाँ सुनते रहे। उसी समय एक फ़कीर भेष में व्यक्ति आया और उसने ललकारते हुए इनको ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई कि अगर कोई भी सच्चा देशभक्त होता, देश प्रेमी होता, तो ज़मीन में गड़ जाता। लेकिन पता नहीं ये किस माटी के बने हुए पुतले थे और पता नहीं कैसा अंग्रेज़ों ने इनको स्वामी भक्ति का पाठ पढ़ाया था, इनके सामने यह सब बेकार गया। अतः गुरुद्वारे में बिना मत्था टेके ये सब वापस चले गए और अंग्रेज कमिश्नर टेलर के सामने उपस्थित हुए। टेलर ने इन सभी को आदेश दिया कि पीर अली जो इस क्रांतिकारी संगठन का नायक है और उसके संगठन के सभी सदस्यों को या तो गिरफ्तार करो और या उनको मौत के घाट उतार दो। ये 400 सैनिक, भारतीय कुछ सैनिक जो अंग्रेज सेना में उस समय पटना में काम करते थे, उनकी मदद से संगठन के कार्यकर्ताओं को खोजने के लिए पूरे नगर में बिखर गए। छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर इन्होंने घर घर में तलाशी लेना शुरू किया। टेलर के जासूसों ने इन क्रांतिकारी संगठन के घरों का नाम पता बताया और उन सभी घरों में जाकर एक एक क्रांतिकारी को या तो गिरफ्तार किया या मौत के घाट उतार दिया। इस सभी कार्यवाही में पीर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पीर अली को एक दिन प्राणदंड, मृत्युदंड दे दिया गया। पीर अली की मृत्यु के बाद यह संगठन काफ़ी कुछ बिखर गया और पटना में इस क्रांति की जो शुरुआत होनी थी वो काफ़ी कुछ बिखर गई। अब पटना की क्रांति जैसे ही बिखरी तो तुरंत दानापुर तक यह संदेश पहुंचा और दानापुर में जो भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में काम करते थे, उन्होंने क्रांति की बागडोर दानापुर में संभाल ली। अब दानापुर की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि दानापुर की एक बड़ी सिख टुकड़ी पटना में आ चुकी थी। अतः दानापुर को
जीत लेने में क्रांतिकारियों को और क्रांतिवीर सैनिकों को कोई ज़्यादा खून नहीं बहाना पड़ा और ज़्यादा समय भी नहीं लगा। लगभग 1.5 दिन के प्रयास में दानापुर अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। पटना तो आज़ाद नहीं हो पाया, लेकिन दानापुर अंग्रेज़ों की गुलामी से तत्काल आज़ाद हो गया। दानापुर के सैनिकों ने जब ये आज़ादी हासिल कर ली तो उन्होंने दानापुर के नज़दीक जगदीशपुर के लिए प्रस्थान किया। जगदीशपुर उस समय एक बड़ी रियासत के रूप में माना जाता था। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के तहत डलहौजी ने उनके राज्य को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था और यह राज्य जो जगदीशपुर के नाम से विख्यात था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन गया था। कुंवर सिंह को उनके राजमहल से बेदखल कर दिया गया था। इन्हीं कुंवर सिंह का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए दानापुर के सैनिक प्रस्थान कर गए। दानापुर से चलते हुए जब ये जगदीशपुर पहुंचे तो उन्होंने कुंवर सिंह से मुलाकात की और कुंवर सिंह को कहा कि आप हमारा नेतृत्व करिए, हम आपको फिर से जगदीशपुर और इस पूरे रियासत का राजा घोषित करते हैं और हम आपकी सेना के रूप में काम करेंगे। कृपया आप और हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे। कुंवर सिंह की उम्र उस समय 80 वर्ष की थी, लेकिन शरीर एकदम हत्ता कट्टा था। देखने में बिल्कुल जवान की तरह से वो दिखते थे। उम्र जरूर बड़ी हो गई थी, बाल जरूर उनके सफ़ेद हो गए थे, लेकिन दिल उनका अभी भी जवान था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने राज्य को बचाने के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी थी। डलहौजी की सेनाओं के सामने उन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन दुर्भाग्य उनका उस समय यह था कि उनके पास सैनिक कम थे और डलहौजी की सेना में सैनिक ज़्यादा थे। उस समय उनके पास सैनिकों की संख्या कम होने के कारण डलहौजी की सेना ने आसानी से उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। अब कुंवर सिंह को जब दानापुर के ये सैनिक मिल गए और दानापुर के सैनिकों ने उन्हें अपना राजा मान लिया तो कुंवर सिंह के दिल में फिर से जवानी उठी और उनका खून गर्म हो गया और फिर से अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार भांजने का उन्होंने संकल्प कर लिया। दानापुर से गए सैनिकों को साथ में लेकर उन्होंने जगदीशपुर पर हमला किया। जगदीशपुर का इस समय जो राजमहल था वो अंग्रेज़ों के कब्जे में था और जगदीशपुर का किला भी उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में था। तो उस राजमहल पर सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया, फिर उस किले पर सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया और जो अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ पर थे उनको सबको मार के या तो वो भाग गए और या तो मृत्यु के शिकार हो गए। इस तरह जगदीशपुर का किला और राजमहल फिर से कुंवर सिंह ने अपने कब्जे में लिया। फिर कुंवर सिंह का राज तिलक किया गया, विधि विधान से उनको राजा घोषित किया गया। उन्होंने फिर अपना सेनापति घोषित किया, न्यायाधीश घोषित किया और इस तरह से जगदीशपुर राज्य फिर से अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होकर भारतीयता और स्वदेश धर्म में फिर से प्रतिष्ठित हो गया।